नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबीसाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जो एग्जाम हुआ है वो किसका था? ऑप्शनल का था। 2 बजे से 5 बजे तक, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं, मोबीसाला जो है वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है तुरंत 3-4 घंटे के ही अंदर मोबीसाला क्वेश्चन आंसर्स जो आपके आ रहे हैं उसका डिस्कशन कर देता है। एक्चुअली ये डिमांड हमने अपनी तरफ से शुरू नहीं किया है। एक्चुअली जो हमारे छात्र हैं या जो हमारे मोबीसाला के छात्र हैं या जो नीति आईएएस के छात्र हैं, एक्चुअली उनका ये एक पहले से ही डिमांड था कि सर हमें क्वेश्चन डिस्कशन पहले तो ऑफलाइन चाहिए, क्योंकि कोरोना का टाइम है, ऑफलाइन हो नहीं सकता है। तो डिसाइड यही हुआ कि क्यों ना ऑनलाइन ही करके रिकॉर्डेड लेक्चर पे आपको दे दिया जाए और आप उसके बाद क्या करें, आप अपने को मैच करके एक्सेस कर लें कि आप कहां स्टैंड करते हैं। और जहां तक मेरी जिम्मेदारी है, तो मेरी जिम्मेदारी जो है, अभी तक आपने देखा GS 2 की भी रही, GS 1 की भी रही कुछ सेक्शन, और अब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल है, चूंकि नीति आईएएस में आप हिंदी मीडियम में या अंग्रेजी मीडियम में, दोनों में मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन लेता हूं, तो मेरी जो जिम्मेदारी है, जो नीति आईएएस का मैनेजमेंट है या जो मोबीसाला का मैनेजमेंट है, दोनों ने डिसाइड किया कि मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्कशन करना है ना। अब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता देता हूं। मेरे इंस्टीट्यूट का जो कोड है, उसका कोड का नाम है क्या? NITI नीति 7777। आपको करना क्या है, आप डाउनलोड करिए मोबीसाला ऐप गूगल प्ले स्टोर से और फिर वहां पे डालिए नीति 7777। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, बिहार तो दे ही रहे हैं, तो आप हमारे यहां लोक प्रशासन, एथिक्स, एसए, GS 2 के कुछ एस्पेक्ट या NCERT फाउंडेशन बैच, इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो है हम एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 1 से। तो देखिए, आज का जो पेपर था बिहार में जो आपने दिया, एक्चुअली पेपर आप कह सकते हैं कि मीडियम लेवल का, बहुत टफ भी नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि टफ नहीं है तो बहुत आसान भी नहीं था, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल की बात आती है, तो मैंने एक वीडियो जस्ट एग्जाम के कुछ दिन पहले ही बनाया था। उसमें बहुत क्लियरली बताया था मैंने कि जब भी आप लोक प्रशासन में आंसर लिखें पेपर 1 या पेपर 2 में, तो क्या क्या ध्यान रखना है, कंटेंट क्या हो, प्रेजेंटेशन क्या हो, है ना, थिंकर्स को कैसे इंटर रिलेट करिए आप, है ना, और कैसे पेपर 1 को पेपर 1 से ही इंटर रिलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पेपर 1 को पेपर 2 से ही किया जाए, है ना, दोनों हो सकता है, पेपर 2 पेपर 2, पेपर 1 पेपर 1, और रिस्पेक्टिव पेपर 1 प्लस पेपर 2, दोनों का इंटर रिलेशन जो वो हो सकता है ना। तो आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन को समझेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली इसके जो आंसर होगा, पहले तो वो क्या होगा और उसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। और पबैड में, लोक प्रशासन में, ये जरूरी है कि जो भी सवाल आप पढ़ें वो हिंदी में भी पढ़ें और इंग्लिश में भी पढ़ें, है ना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से समझने के लिए। तो आइए क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रेजेंट टाइम्स? डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। हिंदी में देखते हैं, लोक प्रशासन का वर्तमान समय में क्या महत्व है? विकसित व विकासशील समाज के आर्थिक व सामाजिक विकास में लोक प्रशासन की भूमिका का उल्लेख करिए, है ना। एक्चुअली क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आसान है, बहुत इसमें कुछ समझने का नहीं है ना। मोटा मोटी मिला के जो क्वेश्चन है वो ये पूछना चाह रहा है कि एक्चुअली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आज के डेट में, मतलब 21st सेंचुरी में क्या रेलिवेंस है ना, क्या रेलिवेंस है इसका, ठीक है। उसके बाद उसी रेलिवेंस को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। एक विकासशील देश जैसे भारत हो गया, और एक हो गया विकसित देश। विकसित देश में कौन आएगा? जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है। चूंकि यहां जगह कम है तो मैं एक नया प्लेन, आप समझ लीजिए, बोर्ड लेके हम इसको अब डिस्कस करते हैं और फिर समझते हैं कि एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा, है ना।
तो आइए देखते हैं, है ना। तो देखिए, जब हम बात करते हैं लोक प्रशासन की या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जब हम बात करते हैं किसकी, लोक प्रशासन की या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, पहले हम डिस्कस करेंगे, है ना, डिस्कस अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेकंड स्टेप वो है कि आपने आंसर कैसे लिखना था एक्चुअली, फिर आप मैच कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है, जब बात करते हैं लोक प्रशासन की, तो लोक प्रशासन एक्चुअली 3 टाइप से ही हो सकता है। एक होता है लोक प्रशासन एज अ डिसिप्लिन, मतलब जो पठन पाठन की प्रक्रिया में जो हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, एक इसका सिग्निफिकेंस लोक प्रशासन का ये है। दूसरा है एक्टिविटी, जो हजारों सालों से चली आ रही है। जितना पुरानी सभ्यता है उतना पुराना लोक प्रशासन एज ए एक्टिविटी है। और तीसरा जो है वो है एक्शन पार्ट। एक्शन पार्ट मतलब राज्य जो करता है। एक्शन पार्ट की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली हम बात करते हैं किसकी, राज्य की, है ना। और जो आज का क्वेश्चन है ना, आज का जो क्वेश्चन है एक्चुअली इन तीनों में से इस पे फोकस कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन न तो डिसिप्लिन पे है न तो एक्टिविटी पे है, जो क्वेश्चन है वो है एक्चुअली एक्शन पार्ट, जो स्टेट वाला एस्पेक्ट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिग्निफिकेंस एक्शन पार्ट में क्या है, ये राज्य का क्या है सिग्निफिकेंस है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप हो सकता है समझने में आप गलती कर दिए हो, अगर समझने में गलती कर दिए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है आपका आंसर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाए, है ना। तो जो एक्शन पार्ट है एक्चुअली क्वेश्चन उसी के बारे में पूछा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेजर प्रॉब्लम छात्रों के साथ है वो ये है कि उन्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आता है ना। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझदारी जो है, वो समझ जो है आपके आंसर में अपने आप खुद ब खुद झलकेगी, है ना। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब इस आंसर को आप डिवाइड करिए 3 पार्ट में। खैर छोड़िए, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से, क्योंकि देखिए लोक प्रशासन में क्या है, छात्रों का ये रहता है कि थोड़ा सा इन डेप्थ आप बता दीजिए। तो चलिए मैं पहले बता ही देता हूं, है ना। देखिए एक थिंकर हुए, है ना, एक थिंकर हुए रिचर्ड डॉनहैम। उनका एक बहुत फेमस कोट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिग्निफिकेंस पे। वो कहते हैं अगर कोई सभ्यता डूबती है या फेल होती है तो उसका एक कारण है लोक प्रशासन, है ना। क्या कहते हैं, इफ सिविलाइजेशन फेल्स, है ना, इफ सिविलाइजेशन फेल इट विल बी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ये, और इससे अच्छा सिग्निफिकेंस के बारे में तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये एक सभ्यता को, पूरे समाज को लाके जोड़ देते हैं प्रशासन से। ये कहते हैं अगर समाज फेल हुआ, कोई सभ्यता फेल हुई, तो उसका एक बड़ा कारण होगा क्या, प्रशासन या लोक प्रशासन, है ना। और अगर इंट्रोडक्शन में आपने ये इनको लिखा होगा तो बहुत अच्छा आप समझिए, रिचर्ड डॉनहैम। और क्योंकि पेपर देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में लगना चाहिए कि जीएस का आंसर नहीं है, सही में ये लोक प्रशासन का आंसर है। चलिए, अगर आप ये कोड भी नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप स्टेट के एस्पेक्ट से कनेक्ट कराते हैं इंट्रो में, तो आप मान के चलिए जो आपका इंट्रोडक्शन है वो अच्छा है ना। अब हम आते हैं, देखते हैं क्या दूसरा एस्पेक्ट कि सिग्निफिकेंस क्या है आज के डेट में। सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रेजेंट टाइम्स। और ये जो आंसर है ये अच्छा तभी होगा अगर आप एग्जाम्पल दे दे के अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करें। देखिए क्या है ना, अगर कोई राज्य है ना अच्छे से गवर्न होना है, अगर अच्छे से गवर्न कहीं
कोई राज्य में अच्छी सरकार चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है क्या? लोक प्रशासन अच्छा हो। क्या अच्छा हो? लोक प्रशासन। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको देना है वो है क्या? अफगानिस्तान। आज के डेट में अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक मेजर जो कारण है वो है लोक प्रशासन का फेल होना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फेल होना, है ना। अगर किसी स्टेट का, है ना, गवर्निंग एस्पेक्ट अच्छा करना है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट है वो होना चाहिए। पहले तो ये, है ना, मतलब कहने का जो स्टेट का डेवलपमेंट है, स्टेट डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डिपेंड्स ऑन कहां? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डेवलप करता है। ठीक है। अब देखिए, राज्य जब गवर्न करता है तो एक्चुअली हमेशा वहां पे प्रॉब्लम होती है किसकी? रिसोर्स की, और वो रिसोर्स किसको किसको दिए जाए, है ना। तो जरूरत पड़ती है वहां उस समय प्लानिंग की, जो चीजों को सही से प्लान करके रिसोर्स एलोकेट कर सके या रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और यहीं पे आप ला सकते हैं किसको? डेविड ईस्टन को। एक्चुअली डेविड ईस्टन ने तो पूरा डिफिनीशन ही दिया है कि लोक प्रशासन एक्चुअली कुछ नहीं है, जो रिसोर्स है उसी का एलोकेशन, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो कोई कंट्री या कोई राज्य अगर सरवाइव करना चाहता है तो एक्चुअली वहां पे प्लानिंग एस्पेक्ट होना चाहिए, और प्लानिंग एस्पेक्ट जो है वो करता है कौन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों करता है? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है क्या? एक्सपर्टीज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है क्या? एक्सपीरियंस, है ना। देखिए क्या है एक्चुअली, ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं ना, ये पब्लिक पॉलिसी का पॉइंट है ना। लेकिन आपको लिखना नहीं यहां पे कि पब्लिक पॉलिसी का पॉइंट है ना। आपको वहां से लाके इससे इंटर रिलेट कराना है। ये एक्चुअली क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन के एस्पेक्ट से, है ना। ठीक है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक लास्ट पॉइंट जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक लास्ट जो पॉइंट है ना, देखिए इसी पॉइंट को आपको थोड़ा सा एक्सपैंड करके एक्सप्लेन करते करते लिखना है ना। और अगर कोई स्टेट को स्टेबल रखना है ना, तो क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। जो दूसरा जो सिक्योरिटी है, बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जैसे बॉर्डर की सिक्योरिटी, इंटरनल मतलब देश के अंदर की सिक्योरिटी, है ना। अगर इसे भी आपको मेंटेन करना है, स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, एक्चुअली वहां पे रोल आता है किसका? इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज के डेट में कहीं ना कहीं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है प्रेजेंट टाइम्स में, आप एग्जाम्पल दे दे के इसे समझाइए, है ना। अब हम देखते हैं दूसरा एस्पेक्ट इसी क्वेश्चन का। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो पूछता है कि रोल ऑफ, जो लोक प्रशासन का रोल है, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस कॉन्टेक्स्ट में? एक तो पूछ रहा है ये डेवलपिंग कंट्री के एस्पेक्ट में, और दूसरा पूछ रहा है किसके एस्पेक्ट में? डेवलप्ड कंट्री के एस्पेक्ट में। डेवलप्ड या सोसाइटीज लिख लीजिए, एग्जैक्ट वर्ड तो सोसाइटीज ही है ना, कंट्री नहीं, सोसाइटीज। जो क्वेश्चन लिखा है वही आप लिखें, ताकि जो एग्जामिनर है उसे ये लगे कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका एस्पेक्ट छोड़ के कहीं आगे दूसरे पॉइंट पे नहीं बढ़ गया है। ठीक है। देखिए होता क्या है, डेवलपिंग कंट्री में हमेशा चैलेंज जो होता है ना, वहां पे क्या होता है? टूल्स और टेक्निक्स जो होते हैं अवेलेबल तो होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कैपेसिटी की। उसे यूज करने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम आपको मिलेंगे जो प्रॉपरली ट्रेन्ड हो। मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, उसकी क्या ट्रेनिंग नहीं होती, मतलब इम्प्रॉपर ट्रेनिंग। दूसरा क्या है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसे रिसोर्स का चैलेंज बहुत होता है। रिसोर्स का क्या रहता है? चैलेंज, है ना। ठीक है।
अब आप क्या करिए, आपका आंसर जो है यहीं से डिराइव होगा, है ना। और कैसे डिराइव होगा, आप लाइए किसको, आप लेके आइए यहां पे रिक्स को, है ना। रिक्स जो है वो एक एग्जांपल देते हैं, कौन सा मॉडल की बात करते हैं, सोला मॉडल की। और सोला मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है एक किस कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में, उसकी बात करते हैं। मतलब जो रिक्स का आर्गुमेंट यही है कि जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत अच्छी तरह डेवलप्ड नहीं होता है, वो चलता है किस बेसिस पे, किंगशिप बेसिस पे, करप्शन बहुत होता है ना। दूसरा आप लेके आइए वेबर को, मैक्स वेबर को। मैक्स वेबर बात करते हैं किसकी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी की या कैरिज्मेटिक अथॉरिटी की, है ना, कैरिज्मेटिक या ट्रेडिशनल अथॉरिटी की। और आपको अक्सर ये मिलेगा जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जैसे थाईलैंड, मैक्स वेबर एक एग्जांपल देते हैं, थाईलैंड हो गया, इवन इंडिया को ले लीजिए, वियतनाम हो गया। अभी भी यहां पे देखिएगा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एस्पेक्ट हैं बहुत कुछ अभी पुराने जमाने के ही चल रहे हैं, है ना। या भारत के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो कॉलोनियल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे यहां जो लोक प्रशासन है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपोनेंट है उन्हें माई बाप समझा जाता है ना, बजाय सर्विस मोटिव के। सर्विस मोटिव कहां समझा जाता है, डेवलप्ड कंट्री में, है ना। जैसे हमारे यहां पुलिस से बहुत डरते हैं, गरीब आदमी पुलिस से बहुत डरता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में पुलिस से कोई नहीं डरता है, क्योंकि पुलिस का जो कल्चर है वहां पे इम्बिडेड कल्चर है कि हमें सर्व करना है सोसाइटी में। लेकिन यहां जो है डेवलपिंग कंट्री में पुलिस का मतलब होता है कंट्रोल करना, है ना। तो ये आपको डिफरेंस क्रिएट करना है ना। दूसरा जो है, जो डेवलप्ड कंट्री में एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है यहां वाली नहीं है, डेवलपिंग कंट्री वाली की रिसोर्स कम है ना। यहां पे रिसोर्स एलोकेशन में ज्यादा प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्री में, लेकिन यहां पे रिसोर्स एलोकेशन में उतना प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो है फैसिलिटेटर वाली। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल हो वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरिजन में क्या हो और कितनी हो, है ना। और बेस्ट एग्जांपल है इसका कौन सा, यूएसए। कौन है, अमेरिका। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसिप्लिन है पूरी की पूरी अमेरिकन डिसिप्लिन है। इसके जो थिंकर्स हैं, है ना, अराउंड 37 थिंकर्स हैं टोटल, जिसमें से अकेले 35 तो एक ही जगह से आते हैं जिसका नाम है यूएसए, है ना। तो जब भी आप आंसर लिखिए कोशिश करिए जब भी डेवलप्ड कंट्री की बात आए फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका की बात करिए, क्योंकि ये जो डिसिप्लिन है कंप्लीटली इसी 3 कंट्री में डेवलप हुई है ना। तो ये हो जाएगा सेकंड एस्पेक्ट का आंसर। अब हम आते हैं आपके प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट पे, या आप आंसर एक्चुअली लिखेंगे कैसे, है ना। तो देख लेते हैं आंसर। और आंसर के हमेशा होंगे क्या, 3 पार्ट। पहला होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा बॉडी, और तीसरा क्या होगा, कंक्लूजन। और चूंकि ये पेपर 1 है तो हमेशा याद रखिएगा आप इंटरलिंक करते जाइएगा थिंकर्स को, जो मैंने बताया, रिक्स को लेके आइए, मैक्स वेबर को लेके आइए, है ना। और लास्ट में देखिए कैसे मैं विड्रो विल्सन को भी लेके आऊंगा। अगर आपने आंसर में ये सब चीजें लिखी होंगी तभी आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएंगे, है ना। अब जो इंट्रोडक्शन होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा कहां पे होता है, थीम ऑफ द क्वेश्चन पे रहता है। और थीम ऑफ द क्वेश्चन जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और रिचर्ड जो ये थिंकर हैं, है ना, अगर उनकी आप बात करते हैं कि कैसे ये कहते हैं कि जो सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस है एक्चुअली वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ही डिपेंडेंट है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इंट्रोडक्शन। और बॉडी में जो कंटेंट है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बशर्ते आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट का, है ना। प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट में नंबर 1 पे आपको लिखना है सिग्निफिकेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना। और अगर आपने पॉइंट्स में लिखा होगा, देखिए मैंने ये सब पहले बता के रखा है, कोई नई चीज नहीं है ना। सिग्निफिकेंस आप लिखेंगे, उसमें एग्जाम्पल देते रहना है। कौन सा एग्जाम्पल, एक तो अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देना है कि अगर स्टेट
कोई स्टेट को रन करना है प्रॉपरली, तो पहला जो नेसेसिटी है वो ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेवलप्ड होना चाहिए। और जहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ वहां पूरा कंट्री फेल हुआ। आज के डेट में बेस्ट एग्जांपल है कौन? अफगानिस्तान। दूसरा, आप रिक्स को लेके आइए, छोटा छोटा मैं लिख देता हूं यहां, है ना। रिक्स बात करते हैं किसकी? साला मॉडल की। तीसरा, आप वेबर को लेके आइए, है ना। चौथा, आप कौटिल्य को भी ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि कौटिल्य जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरकनेक्ट करते हैं किससे? लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन से, है ना, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन से। वो क्या कहते हैं कि बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खा जाएगी। इसलिए जरूरी यह है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लॉ एंड ऑर्डर के एस्पेक्ट है या सिक्योरिटी एस्पेक्ट है उसे कंप्लीटली एकदम डेवलप्ड होना चाहिए और एकदम इफिशिएंटली फंक्शन करे, है ना। तो यहां हो जाएगा आपका बॉडी का पहला एस्पेक्ट। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो सिंपली आपको जो सिग्निफिकेंस है वो एक आप बताना है आपको डेवलप्ड कंट्री के एस्पेक्ट से, दूसरा बताना है आपको डेवलपिंग कंट्री के एस्पेक्ट से। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। अब देखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन मैंने बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपकी बॉडी में जो आंसर लिखा है बहुत एवरेज भी है लेकिन कंक्लूजन अच्छा है तो आप मान के चलिए आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। देखिए कंक्लूजन, क्वेश्चन में ही कंक्लूजन है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहली बार किसी ने समझा कि ये एक अलग डिसिप्लिन बन सकती है पॉलिटिकल साइंस से अलग होके, तो उसका नाम है क्या? विड्रो विल्सन। और विड्रो विल्सन एक्चुअली जो आर्गुमेंट दे रहे थे वही क्वेश्चन है ये। विड्रो विल्सन क्या कहते हैं? विड्रो विल्सन का आर्गुमेंट ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो आज तक राज्य पे फोकस रखा, स्टेट पे फोकस रखा, लेकिन जो स्टेट के डेप्थ वाली बात है कि स्टेट डे टू डे जो अपनी लाइफ है उसमें रन कैसे करेगा, वो जो फोकस है वो होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, है ना। तो आपको कंक्लूजन करते समय ये लिखना है, इसी सिग्निफिकेंस को देखते हुए विड्रो विल्सन फाउंडेड दिस डिसिप्लिन इन 1887 इन हिज एसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये लिखना है आपको। इनके फेमस एसे का नाम है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और यहीं से शुरू होता है पॉलिटिकल साइंस से अलग होके एक नया डिसिप्लिन जिसका नाम आगे चल के पड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यहीं पे आपका जो आंसर है आके हो जाएगा पूरा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो आज आंसर लिखा होगा कुछ इसी लाइन पे लिखा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबीशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम अजीत है। मैं मोबीशाला में नीति IAS जो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है उसमें लोक प्रशासन, नैतिक शास्त्र यानी एथिक्स, NCERT फाउंडेशन बैच ऐसे और कुछ एस्पेक्ट GS2 के पढ़ाता हूं, है ना। तो आज जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं जो सुबह आपने पेपर दिया है दिन में 2 से 5 लोक प्रशासन के क्वेश्चन पेपर, है ना। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन, उसके बाद हम पहले हमारा अप्रोच क्या रहेगा, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, समझने के बाद उसमें हम एस्पेक्ट देखेंगे कि इसका आंसर एक्चुअली में क्या लिखना है। और चूंकि जब बात होती है लोक प्रशासन की तो इसमें क्वेश्चन समझना एक एस्पेक्ट है, उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं जरूरी है क्या चीज कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट को या कंटेंट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है एक्चुअली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है ना। देखिए बिहार PCS में एक चीज अभी बिहार PCS जिसपे नहीं आया है वो है UPSC के लेवल पे नहीं आया। UPSC में क्वेश्चन एक्चुअली डेरिवेटिव आते हैं तो बड़े टफ लगते हैं। यहां पे जैसे UPSC यही क्वेश्चन पूछेगी ना तो ऐसा लिख के पूछेगी कि पहले तो समझ में नहीं आएगा पूछ क्या रही है, लेकिन बिहार ने एक्चुअली बहुत सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है ना। बशर्ते थोड़ा क्वेश्चन डायरेक्टिव यूज किए हैं, जैसे एग्जामिन है, आपको पता होना चाहिए एग्जामिन का मतलब थोड़ा सा क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन रिलेशंस थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला एस्पेक्ट है, डायरेक्ट पूछ रहा है कि जो ह्यूमन रिलेशंस थियरी है ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या है, डायरेक्ट एकदम। एग्जामिन द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन थियरी, मतलब
एग्जामिन करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बेसिक पास्टुलेट्स किसका, ह्यूमन रिलेशन थियरी का। उसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है इसी चीज को किससे, क्लासिकल थियरी से, है ना। हिंदी में देख लेते हैं, संगठन का मानवीय संबंध सिद्धांत क्या है। मानवीय संबंध सिद्धांत के आधारित अव्यपगमों की परीक्षा कीजिए और बताइए कि यह किस सीमा तक संगठनों के क्लासिकीय सिद्धांत से भिन्न है। ठीक है, सिंपल है, न तो ट्रांसलेशन में गलती है। अब हम इसे पहले समझते हैं, है ना। और थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, मैं दूसरा स्पेस ले लूंगा। आप क्या करिए, आप अपने क्वेश्चन पेपर को बंद मत करिए, है ना। जगह के लिए मैं क्या है, एक नया पेज ले लेता हूं। अब सबसे पहले जब हम बात करते, पहले हम समझेंगे क्वेश्चन को। ये डायरेक्ट पूछ रहा है एक्चुअली ह्यूमन रिलेशंस थियरी को, और ह्यूमन रिलेशंस थियरी का नाम आते ही सबसे पहले नाम आना चाहिए किसका, एल्टन मायो का। और एल्टन मायो ने ये जो ह्यूमन रिलेशंस थियरी, देखिए अभी हम समझ रहे हैं, अब क्या लिखेंगे वो इसके बाद देखा जाएगा, है ना। एल्टन मायो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना। जैसे एक्सपेरिमेंट के कुछ नाम है, हाउ थार्नो एक्सपेरिमेंट, है ना। फिर एक उन्होंने किया था जिसका नाम है फर्स्ट इंक्वायरी। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी आप आंसर लिखेंगे कहीं ना कहीं आपको ये सब कोट करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर जो है वो अच्छा रहेगा। और दूसरा, तीसरा इन्होंने स्टडी किया था जो एब्सेंटिज्म वाला प्रॉब्लम है किसमें, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, है ना। और इसी के बेसिस पे इसी का कंक्लूजन इन्होंने निकाला जिसको हम कहते हैं क्या, ह्यूमन रिलेशंस थियरी, है ना। और पहला जो आंसर है आपको यहीं से मिलेगा, डायरेक्ट पूछ रहा है व्हाट इज ह्यूमन रिलेशंस थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो देखिए जो ह्यूमन रिलेशन है एक्चुअली उसने ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन फेस के देखा, ऑर्गेनाइजेशन में मानवीय जो चेहरा है उसे देखा, है ना। तो मैं ये लिख देता हूं, है ना, लुकिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ह्यूमन फेस, है ना। And considering human factors important for efficiency and productivity। अभी मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए जो क्लासिकल थिंकर्स थे वो थर्ड एस्पेक्ट में पूछ ही लिया है। जो क्लासिकल थिंकर्स थे वो कहते थे कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, अगर वो प्रिंसिपल आपने फॉलो कर लिया तो अपने आप जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मोस्ट इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे टेलर, जैसे गुलिक एंड उर्विक। लेकिन ह्यूमन रिलेशन जो एल्टन मायो का जो एक्सपेरिमेंट है वो इस बात को नकार दिया, ये प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है ना। बजाय उसके जो सबसे ज्यादा मैटर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे वो है ह्यूमन फेस या ह्यूमन रिलेशनशिप, और यहीं से निकलता है बेसिक पोस्टुलेट्स, है ना। तो जब पूछे कि व्हाट इज, जो पहला एस्पेक्ट है उसका आंसर यही है, ह्यूमन रिलेशन थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट लुकिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ह्यूमन फेस एंड कंसिडरिंग ह्यूमन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर इफिशियंसी एंड प्रोडक्शन। ठीक है, ये तो हो गया पहला आपका क्वेश्चन का आंसर। अब हम आते हैं, देखते हैं कि इसके बेसिक कुछ पोस्टुलेट्स क्या है ना। क्यों, देखिए बेसिक पोस्टुलेट्स हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली एग्जामिन करना है, ये मत भूलिएगा आप, एग्जामिन करना है बेसिक पोस्टुलेट्स को। और जब हम बात करते हैं एग्जामिन की, एग्जामिन मतलब दोनों साइड बताना है, मतलब जो बेसिक आप पोस्टुलेट्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल हैं उनके, उससे आप एग्री करते हैं क्या, अगर उसका क्रिटिसिज्म है तो वो आपको बताना पड़ेगा, है ना। सबसे पहला जो बेसिक पोस्टुलेट्स है ना, वो ये है कि सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स
मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्या, प्रोडक्शन। इन कहां पे प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन में। ये आर्ग्यू करते हैं कौन, एल्टन मायो। ये इनका पहला बेसिक प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है और हर इनफॉर्मल ग्रुप को लीड करता है एक लीडर, और ये जो लीडर होता है एक्चुअली ये कंट्रोल करता है पूरे ग्रुप के बिहेवियर को। कैसे, अब उसमें कितने लोग कितने घंटे काम करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिलेशंस थियरी है वो ये कहती है एक्चुअली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा एक लीडर होगा, है ना, और वो लीडर क्या है, वही सब कंट्रोल करेगा। जैसे कोई ज्यादा काम कर रहा है तो उसे रोक देगा कि नहीं ज्यादा नहीं करो, कम करो, है ना। ये इनका दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और तीसरा जो है ना, तीसरा जो है ये कहते हैं जो इन्वायरमेंट है, किसका इन्वायरमेंट, ग्रुप का। कौन से ग्रुप का, इनफॉर्मल ग्रुप का। वो इंपैक्ट करता है प्रोडक्शन को। किसको इंपैक्ट करता है, प्रोडक्शन को। देखिए बार बार ये प्रोडक्शन क्यों आ रहा है, बार बार प्रोडक्शन इसलिए आ रहा है कि एक्चुअली एल्टन मायो जो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है, और सॉरी इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिस्ट है। इंडस्ट्री पे इन्होंने रिसर्च किया था। जब ये इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बार बार प्रोडक्शन को ही फोकस रखेंगे। अब हम करते हैं इसका क्या, एग्जामिनेशन, है ना। अब देखिए ये बात कहते हैं कि सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है। जैसे फिजिकल फैक्टर या मान लीजिए मॉनेटरी फैक्टर, है ना। आपने देखा ही होगा, है ना, बहुत लोग पैसे के लिए काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं किसी को 2 लाख रुपए मिल रहे हैं सैलरी, कोई 5 लाख अगर महीने का ऑफर देगा तो ऑब्वियस सी बात है छोड़ के चले जाएंगे। वहां पे जो ये सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ज्यादा इंपैक्ट या ज्यादा उस पे इंपैक्ट जो है वो बहुत करेगा नहीं। दूसरा क्या है, ये जो इनफॉर्मल और इन्वायरमेंट की बात करते हैं, एक्चुअली एल्टन मायो कुछ नहीं, ये सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं। देखिए एल्टन मायो याद रखिएगा, क्लासिकल जो थियरी है उसे कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करते। ये सिंपली कहते हैं कि प्रिंसिपल का अपना एक एस्पेक्ट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर या ह्यूमन बिहेवियर। तो क्लासिकल थिंकर जो बात डायरेक्टली बोलते थे, यही चीज ये इनडायरेक्टली बोलते हैं। ये क्या कहते हैं कि आप कंट्रोल करो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, किसके थ्रू, लीडर के थ्रू। क्या करने के लिए, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, है ना। तो जो उस समय वहां के जो यूनियन थे, एक्चुअली यूनियन ने तो इन्होंने बहुत फेमस टर्म दिया था, काउ सोशियोलॉजिस्ट। एल्टन मायो को काउ सोशियोलॉजिस्ट, और सबसे ज्यादा विरोध अगर एल्टन मायो का किसी ने किया था तो वो यूनियन के ग्रुप थे, क्योंकि जो सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर है उससे आप लोगों को मैनिपुलेट करके प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा एस्पेक्ट। और तीसरा जो एस्पेक्ट है वो डायरेक्ट पूछा है क्या, क्लासिकल, और एक तरफ क्लासिकल एक तरफ ह्यूमन रिलेशन में डिफरेंशिएशन, है ना। क्या पूछा है, इन दोनों में डिफरेंशिएशन। और जो डिफरेंशिएशन है एक्चुअली बहुत कुछ तो मैंने ही डिस्कस कर दिया। जैसे जो क्लासिकल है वो आपको साइंस की बात करते हैं, है ना। जो क्लासिकल है वो कहते हैं साइंटिफिक सॉल्यूशन होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे साइंटिफिक स्टडी की तरह देखते हैं, लेकिन जो ह्यूमन रिलेशनलिस्ट हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन को वो ह्यूमन बिहेवियर के नजरिए से देखते हैं या ह्यूमन रिलेशनशिप के नजरिए से। ठीक है, ये तो हो गया पहला एस्पेक्ट। दूसरा जो है, ये जो क्लासिकल है ये स्ट्रिक्ट सुपरविजन पे बात करते हैं या स्ट्रिक्ट कंट्रोल पे बात करते हैं, है ना। लेकिन जो आपके ह्यूमन रिलेशन थिंकर्स हैं वो स्ट्रिक्ट सुपरविजन ना होके थोड़ा बहुत जो एस्पेक्ट है वो है डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट।
मतलब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, है ना। इनफॉर्मल ग्रुप से बात करते रहिए, है ना। तीसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है दोनों का डिफरेंशिएशन, है ना। जैसे वन वे कंट्रोल है यहां, मतलब लीडर जो चाहे वो करे, और इसका ये आर्ग्यूमेंट देते हैं गुलिक और उर्विक। कौन देता है इसे? गुलिक और उर्विक। लेकिन इधर जो कंट्रोल है वो है टू वे। ये इनका हो गया तीसरा डिफरेंशिएशन, है ना। चौथा जो है ये इकोनॉमिक मैन है, मतलब क्लासिकल में बेसिकली जो फोकस है वो इसी पे है कि कम पैसे में ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए। लेकिन जो ह्यूमन रिलेशन है इस पे फोकस है, लेकिन साथ में फोकस है सोशल मैन का। सोशल मैन मतलब जो लीडर है ग्रुप का, फैक्ट्री का, वो एक कोई चीज सस्ते में कैसे ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, उसके साथ जो लेबर है उसके उनके वेलफेयर के बारे में बात करे, है ना। अब ये तो हो गया आपका आंसर। अब हम देखते हैं एक्चुअली इसे लिखेंगे कैसे। देखिए, डिफरेंशिएशन जहां करना हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप जो है आप कहीं ना कहीं टेबल बना के उसे आंसर लिखे होंगे। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, और जब मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ आंसर की तो हमेशा तीन चीज की, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और थोड़ा सा क्या है, चूंकि ये क्वेश्चन लंबा है थोड़ा, तो इंट्रोडक्शन में ही आपको डिफाइन कर देना है क्या, ह्यूमन रिलेशन थियरी। क्यों? क्योंकि यहां डायरेक्ट पूछा हुआ है। फिर बॉडी में जाके आपको जो इनका दूसरा एस्पेक्ट है बेसिक पोस्टुलेट्स वो लिखना है, उसे एग्जामिन करना है। अगर आपने एग्जामिन नहीं किया है तो आंसर आपका इनकम्प्लीट है। याद रखिएगा, इसका आपको करना है एग्जामिनेशन, मतलब थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ह्यूमन रिलेशन थियरी। उसके बाद आप आ जाइए कंक्लूजन पे, और पबैड में हमेशा कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव नोट पे हो। और कंक्लूजन में आप लिखिए कि ह्यूमन रिलेशन थियरी जो है कहीं ना कहीं ये रूट डाल दी कम्युनिकेशन, बिहेवियर और कहीं ना कहीं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्चुअली जो रूट डाला है वो शुरू हुआ है कहां से, एल्टन मायो के थिंकिंग से, है ना। और यहीं पे आपका आके जो ये आंसर है वो हो जाएगा पूरा, है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है आपने जो आंसर आज लिखा होगा कहीं ना कहीं इसी पैटर्न पे लिखा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अजीत है। मैं मूवीशाला में नीति आईएएस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स, एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच और निबंध पढ़ाता हूं। अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है, आपको करना क्या है, आप डाउनलोड करिए मूवीशाला ऐप और वहां पे जाके आप डालिए इंस्टीट्यूट कोड। वो इंस्टीट्यूट कोड क्या है, नीति NITI 7777, ठीक है। और अगर आप आईएएस का एग्जाम देना चाह रहे हो या यूपीपीसीएस का भी एग्जाम देना चाह रहे हो तो आप मोस्ट वेलकम है मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लोक प्रशासन में जो पेपर आपने सुबह दिया है। तो क्वेश्चन है, द डिसीजन मेकिंग स्कीम, पहला एस्पेक्ट, एंड सेटिस्फाइंग मॉडल ऑफ हर्बर्ट साइमन इज द 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी कमेंट, है ना। मतलब ये हर्बर्ट साइमन के दो जो फेमस मॉडल हैं, एक डिसीजन मेकिंग के स्टेज को और दूसरा डिसीजन मेकिंग में ही एक आता है सेटिस्फाइंग डिसीजन मेकिंग। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली वही पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टिव आप देखिए, क्वेश्चन डायरेक्टिव जो है वो क्या है, कमेंट है ना। तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना है, एक्चुअली दोनों मॉडल का आपको क्या करना है, आपको करना है एनालिसिस, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम डिस्कशन की तरफ मूव करते हैं हर्बर्ट साइमन का, है ना। तो पहले तो हम समझते हैं कि हर्बर्ट साइमन जब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की तो क्या कहते हैं, है ना।
डायरेक्ट देखते हैं हम हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग मॉडल, है ना। और देखिए ये जो मॉडल है एक्चुअली जब आप आज लिखेंगे तो ट्राई करना है कि इसमें आप एग्जाम्पल अच्छे अच्छे दीजिए, एकदम रेलिवेंट एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। और जैसे ही आप एग्जाम्पल देते हैं तो आप क्या लिख देते हैं, उसका एप्लीकेशन, है ना। तो जो हर्बर्ट साइमन है वो कहते हैं हमेशा डिसीजन मेकिंग का 3 स्टेज होता है। कितना स्टेज? 3 स्टेज। और वो तीनों स्टेज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा पार्ट है? पहला 3 एक्टिविटी बताते हैं। पहला जो एक्टिविटी है वो है इंटेलिजेंट एक्टिविटी। पहला क्या है? इंटेलिजेंट एक्टिविटी। दूसरा जो है वो है क्या? डिजाइन एक्टिविटी। क्या नाम है दूसरे स्टेप का? डिजाइन एक्टिविटी। और जो तीसरा एस्पेक्ट है उसको वो कहते हैं चॉइस एक्टिविटी। क्या कहते हैं उसे? चॉइस एक्टिविटी, है ना। हर्बर्ट साइमन का जो डिसीजन मेकिंग मॉडल है एक्चुअली ये 3 स्टेज पे है। तो अब ये क्या कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग के समय जो ये एक्टिविटी है स्टेज 1 वाली इंटेलिजेंस एक्टिविटी, वहां पे कोई सिचुएशन में पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी चॉइस है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी जिले में दंगा हो रहा है। अब एसपी को क्या करना है? एसपी की जिम्मेदारी है कि दंगा जल्दी से जल्दी उसे रोकना है। तो पहले वो ये देखता है कि मेरे पास कौन कौन सी चॉइस है, क्या क्या स्टेप हम ले सकते हैं, है ना। फिर डिजाइन एक्टिविटी की बात करते हैं। डिजाइन एक्टिविटी में क्या है? जो भी हमारे पास चॉइस है या इंफॉर्मेशन है उसे हम प्रायोरिटी पे रखते हैं, है ना। कि ये स्टेप लिए, मान लीजिए एसपी ऐसा अज्यूम कर रहा है कि ये स्टेप अगर लिए तो इससे जल्दी जो दंगा है वो रुक जाएगा। और लास्ट जो एक्टिविटी है चॉइस एक्टिविटी, यहां पे क्या है? डिसीजन ले लिया जाता है ना। तो हर्बर्ट साइमन का जो एक्चुअली मॉडल है वो यही है, डिसीजन मेकिंग का मॉडल, है ना। अब हम आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे जो सेटिस्फाइंग मॉडल है। एक्चुअली सेटिस्फाइंग मॉडल जो है इसी का सब पार्ट है ना, इसी का सब पार्ट है। कैसे? तो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग जो होता है, एक डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन कहते हैं उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है फैक्ट, एक होता है वैल्यू। एक होता है क्या? फैक्ट, और एक होता है वैल्यू, है ना। हर्बर्ट साइमन कहते हैं जो भी डिसीजन कंप्लीटली पूरा का पूरा फैक्ट्स पे बेसिस है वो होता है रेशनल डिसीजन, और जो भी डिसीजन कंप्लीटली वैल्यूज पे बेस्ड है वो होता है इररेशनल डिसीजन। क्या होता है? इररेशनल डिसीजन। जैसे मान लीजिए इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, मान लीजिए आपको शादी करनी है ना। तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास चॉइस कितनी है? बहुत सारे फोटो आते हैं। अब उसमें से आपने मान लीजिए किसी बहकावे में आके किसी का सुन के बोल दिया कि नहीं ये इसी से करनी है, तो आपका जो डिसीजन है वो वैल्यू बेस्ड के ऊपर है, वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। लेकिन आपने अच्छे से जांच परख करके चीजों को समझ के अगर डिसीजन लिया कि फाइनली हमें इससे ही शादी करनी है, तो वो डिसीजन आपका हो जाएगा फैक्ट बेस्ड, है ना। और जो हर्बर्ट साइमन है वो एक्चुअली 3 लोगों की बात करते हैं, 3 मैन की बात करते हैं डिसीजन लेते समय, है ना। जो सेटिस्फाइंग मॉडल है एक्चुअली उसको समझने के लिए आपको या लिखने के लिए आपको ये चीजें आना चाहिए। एक होता है इकोनॉमिक मैन, वो आर्ग्यू करते हैं इकोनॉमिक मैन। एक होता है सोशल मैन। जो सोशल मैन है उसके सारे के सारे डिसीजन जो हैं वो कंप्लीटली इररेशनल होते हैं या वैल्यूज पे बेस्ड होते हैं। लेकिन जब बात करते हैं इकोनॉमिक मैन की तो वो कहते हैं वो लेता है रेशनल डिसीजन, और वो लेता है किस बेसिस पे? उसके डिसीजन जो होते हैं एक्चुअली उनका जो बेसिस होता है वो क्या होता है? फैक्ट्स। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है, कौन एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है? मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिचुएशन को, जैसे आप एसपी को रख के देखिए दंगा हो रहा है, वो क्या करता है? वो न तो इररेशनल डिसीजन लेता है न रेशनल। वो डिसीजन लेता है कौन सा? वो डिसीजन लेता है सेटिस्फाइंग डिसीजन या सेटिस्फाइसिंग डिसीजन, मतलब उस सिचुएशन के लिए जो ठीक रह जाए, है ना।
और सेटिस्फाइसिंग जो डिसीजन है वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि एक तो टाइम की कमी है। जैसे मान लीजिए किसी जिले में दंगा हो रहा है तो सबसे पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि किसी हाल में दंगा रुके, पहले समय नहीं है बहुत ज्यादा। दूसरा क्या है, दूसरा जो लिमिटेशन होता है वो होता है रिसोर्स नहीं होता है ना। रिसोर्स नहीं होता है कि कोई बैठ के हर डिसीजन को एनालाइज करे कि इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। तीसरी कमी है फाइनेंस की। ये कुछ लिमिटेशन है जिसके वजह से सेटिस्फाइसिंग डिसीजन लिया जाता है। यही जो क्वेश्चन है एक्चुअली बस यही पूछ रहा है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा आपको ये डिसीजन का क्रिटिसिज्म लिख देना है। क्रिटिसिज्म में क्या लिखेंगे, क्रिटिसिज्म में आपको लिखना यह है वही जो हर्बर्ट साइमन का डिसीजन है कि एक्चुअली ये जिस चीज की बात कर रहे हैं एक्चुअली ये साइंस की बात कर रहे हैं, ये फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है ना। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस के बनाने के चक्कर में जबरदस्ती फैक्ट और वैल्यूज की बात करते हैं। दूसरा, इन्होंने विल्सन की जो डाइकोटोमी है क्या है ना, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन वाली, उसको जिंदा कर दिया दोबारा, है ना। उसको दोबारा क्या कर दिया, जिंदा कर दिया, है ना। और ये बोला है विंसेंट ओस्ट्रम ने। कौन बोला है, विंसेंट ओस्ट्रम ने। और थिंकर्स आप लिखेंगे तो आपका आंसर जो है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाएगा, है ना। क्योंकि थिंकर्स आप लिखेंगे तब एग्जामिनर को लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जो छात्र हैं इनका सोचने का डेप्थ जो है वो बहुत बड़ा है। और वाल्डो जो है, ड्वाइट वाल्डो, वो क्रिटिसाइज करते हैं इनके मॉडल को कि इनका मॉडल जो है वैल्यू फ्री है, जो कि इम्पॉसिबल चीज है। स्पेशली जो इरा एनपीए जब से आया है, एनपीए ने तो कंप्लीटली साइमन को ही रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन इसके बाद आपको लिखना है क्या, इसके बाद आपको रिलीवेंस लिखना है कि कहीं ना कहीं कंक्लूजन में लिखना है। अब आइए हम देखते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। और स्ट्रक्चर ऑफ आंसर में पहले हम इंट्रो, और इंट्रो आप करिए हर्बर्ट साइमन से, है ना। हर्बर्ट साइमन को लिखिए कि वो जो है बिहेवियरल थिंकिंग या बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो है उसके जनक हैं, किसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बॉडी में पहले आप डिसीजन मेकिंग मॉडल एक्सप्लेन करिए, फिर सेटिस्फाइंग मॉडल, और उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म, है ना। ये मैंने बता ही दिया। फिर आप लिखिए क्या, कंक्लूजन। और कंक्लूजन में आप मेंशन करिए कि हर्बर्ट साइमन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंस बनाने की दिशा में एक अपना रास्ता दिखा दिया। हर्बर्ट साइमन की ही देन है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टूल्स एंड टेक्निक्स इफिशियंसी बढ़ाने के लिए आए। और आज के डेट में जो हम एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की जब बात करते हैं लोक प्रशासन में, कहीं ना कहीं उसकी रूट यहीं से आती है। और यहीं जाके आपका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा पूरा। मुझे पूरी उम्मीद है आपने आंसर कुछ इसी तरह लिखा होगा। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबीशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अजीत है और मैं मोबीशाला में नीति आईएएस जो इंस्टीट्यूट है, जिसका कोड है नीति 7777, वहां पे लोक प्रशासन एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच, निबंध और एथिक्स पढ़ाता हूं। तो अगर आप आईएएस का एग्जाम साथ में दे रहे हो या देना चाह रहे हो या यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो आप मोस्ट वेलकम हैं मेरा जो इंस्टीट्यूट है उसे ज्वाइन करने में। आज जो है हम लोग जो आपने अभी 2 बजे से 5 बजे तक लोक प्रशासन का पेपर दिया है वो डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैं मान के चल रहा हूं ये तो सबने किया होगा और बहुत अच्छे से किया होगा, है ना। क्योंकि 3 ही क्वेश्चन करने हैं, चाहे सेक्शन 1 में चाहे सेक्शन 2 में। तो ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बहुत लोग किए होंगे, क्योंकि ये एक्चुअली क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो डायरेक्ट पूछा है कि व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, पहला एस्पेक्ट। उसके बाद पूछा है हाउ डज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रीब्यूट इन फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड रिवीजन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, डिस्कस, है ना। टू द पॉइंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पब्लिक पॉलिसी। पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली पब्लिक पॉलिसी होता क्या है। देखिए, हर क्वेश्चन में हम एक मॉडल फॉलो कर रहे हैं। पहले हम सवाल को समझ रहे हैं, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होगा या हम कैसे लिखेंगे। तो जब हम बात करते हैं कि पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, तो
तो एक्चुअली पब्लिक पॉलिसी, ये जब आप लिखिएगा तो इसमें ये जरूर इंश्योर करिएगा कि आप एग्जाम्पल जरूर दें। और पब्लिक पॉलिसी क्या होता है? फ्यूचर कोर्स ऑफ गवर्नमेंट, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। किसका? गवर्नमेंट का। किसका? गवर्नमेंट का, है ना? बाय गवर्नमेंट विच गिव्स ब्रॉड आउटलाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी 2020 में आई क्या? एजुकेशन पॉलिसी, है ना? एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में। तो उससे क्या है, आपको ये पता चल गया कि अगला 10 साल में जो हमारी शिक्षा नीति होगी वो किस रास्ते पे चलेगी। जैसे जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, वो फोकस लाता है किस पे? वोकेशनल ट्रेनिंग पे। वो फोकस करता है रीजनल लैंग्वेज में, है ना? तो जो पब्लिक पॉलिसी है वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है और उसमें ब्रॉड आउटलाइन दिया होता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का। दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए फॉरेन पॉलिसी की। किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें आपको ब्रॉड आउटलाइन पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो गवर्नमेंट है उसका आगे का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। ये तो डायरेक्ट आंसर जो ये पूछ रहा है, व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होता है, ये एक्चुअली 3 एस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो पहले हम समझते हैं पब्लिक पॉलिसी का जो सर्कल होता है कैसे चलता है। तो देखिए, सबसे पहले एजेंडा बनता है और एक्चुअली जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां एजेंडा जो सेट होता है वो पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो सेट कर देती हैं। कैसे? वो सेट कर देती हैं अपने मैनिफेस्टो से। उसके बाद उस पॉलिसी का क्या होता है? फॉर्मुलेशन। फिर पॉलिसी बनती है एजेंडा के बेसिस पे। उसके बाद क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन। उसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है ना? और इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होती है? मॉनिटरिंग। और मॉनिटरिंग से मिलता है क्या? फीडबैक। और फीडबैक से पब्लिक पॉलिसी जो है वो रिवाइज हो जाती है। क्या हो जाती है? रिवाइज हो जाती है। और ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो 3 एस्पेक्ट पूछ रहा है। एक तो फॉर्मुलेशन पूछ रहा है, एक इम्प्लीमेंटेशन पूछ रहा है और एक पूछ रहा है रिवीजन। मतलब एजेंडा सेटिंग ना पूछ के ये पूछ रहा है जो फीडबैक है एक्चुअली ये इसको कैसे इंप्लीमेंट करता है या इसको कैसे इंप्लीमेंट करता है। आप बल्कि फॉर्मुलेशन ही लेके चलिए, क्योंकि जो एजेंडा सेटिंग है वो एक्चुअली कंप्लीटली पॉलिटिकल प्रोसेस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कंप्लीटली पॉलिटिकल प्रोसेस से। तो हम क्या करेंगे, एक एक एस्पेक्ट देखते हैं। एक एक एस्पेक्ट में सबसे पहले हम देखेंगे क्या? पॉलिसी फॉर्मुलेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, पहले तो हम ये देखेंगे। देखिए, जब पॉलिसी बनती है एक्चुअली तो उसमें एग्जीक्यूटिव का बहुत मेजर रोल होता है। जैसे पीएमओ जो है वो सबसे ड्राफ्ट मंगाती है, वहां डिस्कशन होता है। नीति आयोग जो है ना? और ये सब एग्जांपल आपको देना है तभी आपका आंसर अच्छा है, नहीं वरना आप मान के चलिए थोड़ी सी मार्किंग आने में आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, सेक्रेटरीज जो हैं वो डिस्कशन बुला के या ग्रुप बना के डिस्कस करते हैं कोई पॉलिसी का। और एग्जाम्पल लेना है तो आप ले लीजिए यही एजुकेशन पॉलिसी का। एजेंडा बन गया है कि नई शिक्षा नीति देश को जरूरत है, तो यहां से डिस्कशन पहले स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद जाता है नॉन स्टेट एक्टर पे, जैसे एनजीओ, थिंक टैंक। लेकिन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कहीं ना कहीं मेजर रोल है। ये तो हो गया फॉर्मुलेशन में। अब हम आते हैं इंप्लीमेंटेशन में। देखिए, चूंकि आप पब्लिक पॉलिसी का आंसर लिख रहे हैं तो कोशिश करिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थिंकर्स को इंटर रिलेट कराते जाइए। और जैसे ही हम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तुरंत आपको आपके दिमाग में आना चाहिए विड्रो विल्सन का नाम, क्योंकि विड्रो विल्सन ने पब्लिक पॉलिसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पहली बार एज अ इंप्लीमेंटेशन के ही एस्पेक्ट से देखा था। यही नहीं, जो डेविड ईस्टन जो कहते हैं पब्लिक पॉलिसी इज नथिंग बट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। वो जो एलोकेशन होता है वो इंप्लीमेंटेशन से ही
होता है ना। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये कंप्लीट एस्पेक्ट है ना, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये कंप्लीट एरिया है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मनरेगा है, अब मनरेगा को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या होता है, आपको ब्लॉक लेवल से ऑफिसर्स होते हैं, ब्लॉक लेवल पे होते हैं, डिवीजन पे होते हैं, स्टेट पे होते हैं, पूरा मंत्रालय बना हुआ है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय है ना। तो ये जो एक्चुअली देखिए पब्लिक पॉलिसी का आंसर हमेशा एग्जाम्पल देके लिखेंगे, तभी आपका जो आंसर है वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे एस्पेक्ट पे जो है एक्चुअली रिवीजन के ऊपर। रिवीजन मतलब जो फीडबैक मिलता है, फीडबैक के आधार पे पब्लिक पॉलिसी रिवाइज हो जाती है, रिवीजन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। और इसमें ये पूछ रहे हैं किसका रोल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल। तो देखिए कोई पब्लिक पॉलिसी रिवाइज कब होती है, वो जब उसमें फीडबैक शामिल हो, है ना। जैसे मनरेगा में सोशल ऑडिट कब आया, जब ये मालूम चला कि मनरेगा जो है एक्चुअली प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। और रिव्यू जो होता है, देखिए रिव्यू फीडबैक सब एक ही चीज है एक्चुअली। ये आपको मिलेगा बजट में, बजट डॉक्यूमेंट में, ये आपको मिलेगा जब सरकार इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करती है। और ये बनाता कौन है, एक्चुअली ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर रोल है। या क्या होगा, पायलट बेसिस पे, पायलट बेसिस पे जैसे मनरेगा ही है, उस अब क्या अच्छा कर सकते हैं, हर राज्य में पायलट बेसिस में कुछ ना कुछ वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो वहां से फीडबैक लाके ये पब्लिक पॉलिसी में इंप्रूव करने के लिए उसका यूज करते हैं। तीसरा जो है जैसे एनएसएसओ है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही एस्पेक्ट है, वो सर्वे करता रहता है और उस सर्वे से जो जानकारी निकलती है फिर जो पब्लिक पॉलिसी है वो हमारी चेंज हो जाती है। ये तो हो गया कंटेंट वाला एस्पेक्ट। हम देखते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, कि आंसर का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मैंने बता ही रखा है आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या इवन जीएस में हमेशा आंसर जो है 3 पार्ट में होता है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। जो इंट्रो है वो सीधे सीधे आप डिफाइन करिए पब्लिक पॉलिसी को, है ना। देखिए मैंने जो बताया वो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ब्रॉड आउटलाइन जो होता है, या आप डेविड ईस्टन को भी यहां मेंशन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपको बताना है, आप साइकिल अगर बना देंगे पब्लिक पॉलिसी का जो मैंने बताया आपको, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आपको फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन और रिवीजन जो है उसमें मैंने तीनों अलग अलग एस्पेक्ट किया, वो डिस्कस करना है। और जब आप कंक्लूड करें तो आप लिखें कि विड्रो विल्सन ने जो अज्यूम किया था, या जब उन्होंने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा, देखिए थिंकर्स को लाएंगे तो आपका आंसर तभी बहुत अच्छा होगा, एक्चुअली दूसरों से डिफरेंट आपका आंसर तभी होगा, है ना। पब्लिक पॉलिसी आज के डेट में वो मेजर रोल प्ले कर रही है, और यहीं आके आपका जो आंसर है वो हो जाएगा पूरा। मुझे पूरी उम्मीद है आज आपने आंसर इस क्वेश्चन का कुछ इसी लाइन पे लिखा होगा। चलिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबीशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अजीत है। मैं मोबीशाला में नीति आईएएस जो इंस्टीट्यूट है वहां पे लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच, एथिक्स यानी नीति शास्त्र, एसए और जीएस2 के कुछ एस्पेक्ट पढ़ाता हूं। अगर आप बीपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या आईएएस का एग्जाम दे रहे हो तो आप मोस्ट वेलकम है मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। आपको करना क्या है, आप डाउनलोड करिए मोबीशाला ऐप और वहां पे जाके ये कोड डालिए नीति 7777, और जैसे ये आप कोड डालेंगे मुझसे जुड़ जाएंगे और आप जो भी भाषा में पढ़ना चाहे, चाहे हिंदी में पढ़ना चाहे या चाहे इंग्लिश में पढ़ना चाहे, मैं दोनों भाषा में सहज हूं, दोनों में पठन पाठन की प्रक्रिया करता हूं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन बहुत सरप्राइजिंगली ये क्वेश्चन एक्चुअली सेक्शन 2 में आना चाहिए, लेकिन आ गया है सेक्शन 1 में, है ना। देखिए पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। क्रिटिकली असेस द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन इंडिया, शुड पब्लिक इंटरप्राइजेज बी प्राइवेटाइज्ड। पहले तो ये पूछ रहा है इनके परफॉर्मेंस का एक्सेस करने को बोल रहा है आपको,
दूसरा, क्या ये प्राइवेटाइज्ड होना चाहिए, और इसके लिए आपको फॉर और अगेंस्ट दोनों में आर्गुमेंट देना है। तो ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल, बशर्ते आपके पास एग्जाम्पल अच्छे अच्छे होने चाहिए, है ना। हिंदी में भी देख लेते हैं। भारत में लोक उद्यमों के कार्यशैली प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या लोक उद्यमों का निजीकरण किया जाना चाहिए? भारत में लोक उद्यमों के निजीकरण के पक्ष और विपक्ष में अपना मत दीजिए, है ना। तो अब हम देखते हैं, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्या है ना। तो पहले हम देखते हैं पीएसयूज जो है, पहले आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली पीएसयूज क्यों बनी थी इंडिया में, तब हम देखेंगे परफॉर्मेंस। देखिए अभी लिखना नहीं है आपको ये, है ना, पहले हम समझेंगे, उसके बाद में देखेंगे कौन कौन सा एस्पेक्ट हमें लिखना है ना। तो देखिए जैसे ही हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस गेन किया, और मेजर चैलेंज था उस समय, क्या मेजर चैलेंज जो था वो थी ग्रोथ की, है ना, सेल्फ रिलायंट की। हम बाहर के कंट्रियों के लिए या बाहर के कंट्रियों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे, तो हमने पीएसयूज बनाया पहले किसके लिए, फॉर सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री, इसके लिए। दूसरा, ग्रोथ के लिए बनाया, इकोनॉमी जो है हमारी बहुत स्लो ग्रोथ करती थी। तीसरा, हमारे पास एक्चुअली पॉवर्टी बहुत थी, तो कहीं ना कहीं पीएसयूज का सोशल इक्विटी वाला रोल जो है वो उस हिसाब से हमने पीएसयूज का निर्माण किया। और ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो पीएसयूज हैं वो इंस्ट्रूमेंट होंगे किसकी, सोशियो इकोनॉमिक चेंज की। किसके इंस्ट्रूमेंट, सोशियो इकोनॉमिक चेंज के। अब हमें एसेस करना है कि क्या पीएसयूज, ये जो गोल है इनके, इस पे ये खरे उतरे या नहीं। तो देखिए इसमें दो एस्पेक्ट आपको डिस्कस करने हैं। एक तो कैसे इन्होंने उस गोल को पूरा किया। पहले आपको क्या करना है, हाउ दे फुलफिल्ड दियर गोल, है ना। और यहां पे देखिए आप जब आंसर लिखेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स की, क्योंकि एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, और मैं भी अगर होता तो छोड़ दिया होता, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन लिखते समय, है ना, बहुत जनरल आंसर आप लिखेंगे, है ना। तो आपको एक तरफ देखिए लिखना है कि कैसे इन्होंने जो इनका गोल था उसे पूरा किया। कैसे, देखिए जैसे आप कोल इंडिया लिमिटेड को ले लिए, जैसे एनसीएल है, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, आज के डेट में एक मेजर इंप्लॉयर है, और जो रिसोर्स है भारत का उन्हें बहुत अच्छे से गवर्नमेंट चला रही है ना। दूसरा क्या है, पीएसयूज आज भी मेजर इंप्लॉयर है ना, मेजर इंप्लॉयर है। जो इनका गोल था उन्हें कहीं ना कहीं कुछ पीएसयूज ने जरूर उस पर खरा उतरा। तीसरा, जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो कहीं ना कहीं पीएसयूज ने उसमें भी अच्छा रोल प्ले किया, बशर्ते ये सब लिखते समय कुछ फैक्ट और एग्जाम्पल आपको कोट करने हैं। तीसरा, जब हम बात करते हैं डिफेंस के सेक्टर की या आप स्पेस सेक्टर की बात करिए, तो उसमें पीएसयूज जो है उनका मेजर अचीवमेंट पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इंडिया के पीएसयूज जो है इन इफिशियंसी के लिए बहुत फेमस है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या, बीएसएनएल, है ना। दूसरा क्या है, जैसे एक एग्जांपल और है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो आजकल कारपोरेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा क्या है, कारपोरेट गवर्नेंस के बहुत इशू हैं, कारपोरेट गवर्नेंस के बहुत इशू हैं, है ना। पहले आप लिखिए कैसे ये अपने गोल को फुलफिल कर लिए, फिर दोबारा लिखिए कहां ये फेल हो गए, और यहां पे आप लाइए किसको, रुंगटा कमेटी को। रुंगटा कमेटी जो है वो मेजर इन्हीं पे बात करती है ना। तीसरा जो है, एक गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है पीएसयूज में वो बहुत ज्यादा है ना, उसका इशू है। और चौथा जो है वो है करप्शन का इशू,
ठीक है, ये तो हम इनके परफॉर्मेंस को एक्सेस कर लिए। अब हम देखते हैं क्या इन्हें प्राइवेटाइज करना चाहिए या नहीं, और फॉर और अगेंस्ट दोनों में आर्गुमेंट देते हैं। पहले हम देखते हैं क्यों इन्हें प्राइवेटाइज करना चाहिए, फिर हम देखेंगे क्यों इन्हें प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, है ना। और आज का आंसर जब आप अगर जो ये किए हैं, जो छात्र, उनके सामने ये प्रॉब्लम आ सकती है, आंसर लिखते लिखते आप हो सकता है जो पूछ रहा है एक्चुअली उससे हट गए हों, तब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं बोलता हूं जब भी आप लोग प्रशासन के आंसर लिखे तो कोशिश करें बीच बीच में लिखते समय आंसर आप बार बार क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। तो देखिए क्यों प्राइवेटाइज करना चाहिए। पहले तो आज का जमाना जो है वो है एलपीजी का जमाना, है ना, और आज का जमाना है प्राइवेटाइजेशन का। और आप लिखिए ये एनपीएम का जमाना है, ये जरूर लिखिएगा, इन द इरा ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तभी आपका आंसर अच्छा माना जाएगा क्योंकि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आंसर लिख रहे हैं। दूसरा, अब कंपटीशन का इरा है ना, कंपटीशन का इरा है ना। अब जो रिलेशन है आपके गवर्नमेंट और सिटीजन में, वो पहले की तरह कंट्रोल ना होके अब पार्टिसिपेटरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और पार्टिसिपेटरी जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें पीएसयूज का बहुत ज्यादा रोल है नहीं। तीसरा क्या है, इंडिया में अभी भी आप देखिएगा पीएसयू जानी जाती हैं अपने इनइफिशियंसी के लिए, है ना। और इनइफिशियंसी जो है वो कहीं ना कहीं एनपीएम के इरा में या सिटीजन चॉइस के इरा में बहुत अच्छा माना नहीं जाता है। अब हम बात करते हैं क्यों इन्हें प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, है ना। पहला तो देखिए आज भी सोशल इक्विटी का जो कंसर्न है, आज भी इंडिया में एक मेजर क्राइसिस है अनएम्प्लॉयमेंट की, है ना। और पीएसयू अच्छा रोल प्ले करते हैं उस गोल को पूरा करने के लिए, है ना। ऐसे ही आप देखिएगा जब बात करते हैं किसकी, हर एक सेक्शन के पार्टिसिपेशन की, हर एक सेक्शन जैसे रिजर्वेशन जो होता है वो आप देखिएगा पीएसयूज में लगेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं मानते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो ऑल स्टेक होल्डर हैं उनके पार्टिसिपेशन की बात जब हम करेंगे तो पीएसयूज कंटिन्यू होने चाहिए। तीसरा, कुछ ऐसे पीएसयू जरूर हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड ही ले लीजिए, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्पेस का ले लीजिए, है ना। लेकिन ये जो नहीं वाले आर्गुमेंट है ना, एक्चुअली बहुत कमजोर आर्गुमेंट है ना। इसीलिए आपको क्या करना है, यहां पे वे फॉरवर्ड जरूर लिखना है इस क्वेश्चन में, तभी आपका ये जो आंसर है पूरा होगा, नहीं तो ये इनकम्प्लीट आंसर है। और वे फॉरवर्ड में आप लिखिए रुंगटा कमेटी के रिकमेंडेशन को, रुंगटा कमेटी को लिखिए, और किसे लिखिए, सेकेंड एआरसी को लिखिए, है ना। थर्ड आप लिखिए कि एजेंसी मॉडल हमें जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हम फॉलो करते हैं उसे करना है ना, उसे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्या है, जो गवर्नमेंट है पीएसयू से कंप्लीटली एक प्राइमरी डिस्टेंस बना के रखे, ताकि उनका जो गवर्नेंस का इशू है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, वो सॉल्व हो। ये तो हो गया, हम क्वेश्चन को समझ लिए। देखिए क्वेश्चन एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसीलिए थोड़ा सा क्या है कि आपको भूलना नहीं है एक्चुअली ये पूछ क्या रहा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आंसर में पहले आएगा क्या, इंट्रो, फिर आएगा बॉडी, और मुझे पूरी उम्मीद है इतना बताने के बाद आपने आंसर ऐसे ही लिखा होगा। फिर है क्या, कंक्लूजन। तो इंट्रो आप करेंगे सिंपली पीएसयू से, है ना। क्या लिखेंगे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी जब इंडिया ने अडॉप्ट की तो उसमें मेजर रोल जो था वो प्ले करना था किसे, पीएसयूज में। फिर बॉडी में आप क्या करेंगे, एसेस करेंगे इनके परफॉर्मेंस को, जो मैंने बता ही दिया। फिर आर्गुमेंट देना है फॉर एंड अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन के, फिर इसी में लिखना है वे फॉरवर्ड। और वे फॉरवर्ड में आप थोड़ा सा सॉल्यूशन दीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन डायरेक्टिव है वो सीधे सीधे क्रिटिकल एसेस कह रहा है। तो एसेस तभी होगा जब, देखिए ये एक्चुअली तीनों बहुत लिंक है ना, तीनों का तीनों जो आंसर है वो एकदम लिंक होना चाहिए। और कंक्लूजन में आप लिखिए, इन द इरा ऑफ एनपीएम, जब इफिशियंसी की बात आती है, आज के जब कंपटीशन का दौर है,
तो जरूरत है कि हमारे पीएसयूज रेगुलर रिफॉर्म करते रहे अपने आप को सरवाइव करने के लिए इस कॉम्पिटेटिव मार्केट में। यही आके आपका जो आंसर है वो हो जाएगा पूरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अजीत है। मैं मूवीशाला में ही नीति आईएएस जो हमारा इंस्टीट्यूट है उस पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन, एसए यानी निबंध, एथिक्स यानी नीति शास्त्र और एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच और कुछ एस्पेक्ट जीएस2 के पढ़ाता हूं। अगर आप बीपीएससी के साथ साथ आईएएस की एग्जाम देने के लिए एस्पायर करते हैं या यूपीपीसीएस देना चाह रहे हो तो आप मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ज्वाइन करने के लिए करना है क्या, उठाइए अपना मोबाइल और मोबाइल में डाउनलोड करिए मूवीशाला ऐप और फिर वहां पे जाके डालिए ये इंस्टीट्यूट कोड नीति 7777। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन जो है, अगेन मैंने बताया यूपीएससी की तरह डेरिवेटिव ना होके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे तभी ये आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज परफॉर्मेंस बजटिंग, डायरेक्ट ही पूछा है और यही इंट्रोडक्शन भी होगा आपका, क्योंकि पूरे क्वेश्चन का जो थीम है परफॉर्मेंस बजटिंग ही है। हाउ डज परफॉर्मेंस बजटिंग इंश्योर कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी इन प्रिपरेशन ऑफ एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बजट। मतलब आपको बेसिकली फोकस करना है कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी वाले एस्पेक्ट पे। फिर हम देखते हैं हिंदी में निष्पादन बजट क्या होता है। निष्पादन बजट के निर्माण और क्रियान्वयन, नियंत्रण और जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित करता है, व्याख्या कीजिए, है ना। तो आइए पहले समझते हैं, आसान क्वेश्चन है। पहले तो हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस बजटिंग एक्चुअली होती क्या है। पहले हम क्या समझेंगे, परफॉर्मेंस बजटिंग एक्चुअली होती क्या है। परफॉर्मेंस बजटिंग एक्चुअली क्या होती है। देखिए, परफॉर्मेंस बजटिंग जो आया वो आया है 1940 यूएसए में, जब प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन प्रेसिडेंट बने। उन्होंने एक कमीशन बनाया, उस कमीशन का नाम था हूवर कमीशन। क्या नाम था, हूवर कमीशन। ये आप अपने आंसर में अगर जिक्र किए होंगे तभी आपका आंसर अच्छा है ना। तीसरा, ये जो बजट होता है ये रिजल्ट और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। क्या होता है, रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। है ना। ये तो हो गया किसके बारे में, पहला एस्पेक्ट कि एक्चुअली परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है ना। अब देखते हैं हम कैसे ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी, एक तो बजट बनाने में और दूसरा एग्जीक्यूशन में या इंप्लीमेंट करते समय कैसे ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहले दोनों स्टेज पे ये बात करता है, ये एक रिलेशन बनाता है इनपुट और आउटपुट की, है ना। तो ये बजट बनाते समय या इवन एग्जीक्यूट करते समय एक रिलेशन होता है आउटपुट और इनपुट में। कैसे होता है, मैं एक एग्जांपल आपको, एक क्या 2-3 एग्जांपल देके समझाता हूं। उससे क्या होगा, आपको थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए सरकार के 2 फंक्शन है, इसे मैं मिटा देता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए सरकार के जो फंक्शन है, क्या एक आप फंक्शन ले लीजिए कि हेल्थ सेक्टर में, एक आप फंक्शन ले लीजिए हेल्थ सेक्टर में, है ना, और एक आप फंक्शन ले लीजिए किसमें, रूरल डेवलपमेंट में या ग्रामीण विकास में, है ना। अब हेल्थ में जैसे मान लीजिए एक स्कीम है आयुष्मान योजना, और जो आपका रूरल डेवलपमेंट है उसमें एक स्कीम आप ले लीजिए, उस स्कीम ले लीजिए, जैसे मनरेगा को ही ले लीजिए। अब क्या होगा, इन दोनों के लिए इंडिविजुअल कुछ अपने टारगेट होते हैं। इंडिविजुअल टारगेट, जैसे मान लीजिए मनरेगा में ये टारगेट है कि कुछ रोड जो है वो रिपेयर करना है या नाला बनाना है। अब क्या होगा, ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट में डिवाइड हो जाएंगे।
ये कौन से, ये जो लास्ट का एस्पेक्ट है। अब मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट में 1-1 करोड़ रुपया गया, तो जब दूसरी बार बजट बनेगा तो ये देखा जाएगा, मान लीजिए टोटल इस प्रोग्राम में खर्च हुए 10 करोड़, है ना, किस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम में। तो ये देखा जाएगा, जो देखिए पहले आज तक बजट कैसे, लाइन आइटम बजटिंग क्या होती है, लाइन आइटम बजटिंग इधर मैं लिख देता हूं, ये आज भी हमारे यहां बहुत फॉलो होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हेल्थ है तो यहां लिख दिए, मान लीजिए 10 करोड़ हेल्थ को दे दिए, है ना, रूरल डेवलपमेंट है 10 करोड़ इसको दे दिए, है ना, मान लीजिए ऐसे डिफेंस है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 करोड़ इसे दे दिए। फिर अगले साल क्या करेंगे, फिर ऐसे ही बना देंगे। ये बिल्कुल नहीं देखते हैं कि एक्चुअली इसका क्या आउटपुट निकला। लेकिन परफॉर्मेंस बजटिंग जब होगी तो एक्चुअली इनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि क्या उतना रोड बना कि नहीं। अगर नहीं बना तो फिर ये 10 करोड़ एक्चुअली अगले साल नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप मान लीजिए आयुष्मान भारत के, आयुष्मान भारत में कुछ टारगेट सेट होते हैं, तो अगर वो टारगेट पूरा नहीं हुए तो अगले साल इनको वो पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मान लिया जाता है इसका मतलब इनको जरूरत ही नहीं है ना। तो इससे क्या होता है, जो अकाउंटेबिलिटी वाला एस्पेक्ट है वो एग्जीक्यूशन के समय जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत अटेंटिव होके काम करती है ना। अब हम देखते हैं क्या स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, अब हम देखते हैं क्या स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। और बहुत लोगों ने यही किया है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में मैंने बताया अगर आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर है जो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। दूसरा है बॉडी और तीसरा है क्या, कंक्लूजन। और बॉडी में आपको लिखना है परफॉर्मेंस बजटिंग के ऊपर, और चूंकि पूछा है डायरेक्टली ये होता क्या है तो आपको हुअर कमीशन के बारे में जरूर लिखना होगा, है ना, क्योंकि एक्चुअली उसी ने पहली बार ये बजट रिकमेंड किया था, है ना। उसके बाद जो है ये आपको बॉडी में लिखना है कि ये अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल कैसे इंश्योर करना है। तो देखिए ये आप तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब एक तो एग्जाम्पल दें और क्लैरिटी के साथ आप बता सकें, जैसे मैंने टेबल बना के बताया कि एक्चुअली ये लाइन आइटम बजटिंग से कैसे डिफर करता है। जो देखिए हुअर कमीशन 1940s के अराउंड बना है, तब तक अमेरिका में लाइन आइटम बजटिंग ही फॉलो होती थी, लेकिन हुअर कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद जो बजटिंग है वो चेंज होके परफॉर्मेंस बजटिंग बन गया। और इंडिया के एस्पेक्ट में 1970s में इस टाइप के बजट को अपना लिया गया, है ना। और जो आपका कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आप लिखिए एक्चुअली परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग ही रूट बना। अदर बजट के जो रिफॉर्म है जैसे टारगेट बेस्ड बजटिंग या आउटकम बजटिंग, सबका रूट कहीं ना कहीं जो पड़ा है वो पड़ा है कहां से, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग से। यहां आके आपका जो ये आंसर है ये हो जाएगा पूरा। तो आज हमने देखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिहार पीसीएस के सेक्शन 1 के क्वेश्चन, ठीक है। कल जो है हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 के क्वेश्चन। बेसिकली वो जितने क्वेश्चन है सब पेपर 2 के हैं, है ना। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आपने अच्छे से आंसर लिखा होगा, एक्सेस कर ही लिए होंगे कि आपकी परफॉर्मेंस आप कहां स्टैंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।